ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अकाउंट्स एंड ऑडिट चैप्टर 9। ओके, अकाउंट्स एंड ऑडिट जो है ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कंप्लीट एग्जाम, आपके कंपनी लॉ के एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा, अकाउंट्स एंड ऑडिट में हम लोग सबसे पहले हम लोग करेंगे ऑडिटर, ऑडिट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग करेंगे अकाउंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऑडिटर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे अकाउंट्स पे। क्या है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आज हम लोग सीखेंगे क्या, सबसे पहले समझते हैं ये ऑडिटर होता कौन है। देखो नॉर्मल भाषा में अगर मैं तुमको समझाऊं, ऑडिटर जो है कंपनी में, अगर मैं सिर्फ ऑडिटर कहूं तो वो एक सीए होता है जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा एक फर्म हो सकता है जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत कुछ है करने के लिए, जैसे कि अगर हम लोगों ने एक ऑडिटर को अपॉइंट किया तो कब करना है अपॉइंट, अगर निकालना है तो कब निकालना है। अच्छा, ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को लेकर बहुत सवाल उठते हैं कि भैया ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि वो कंपनी के साथ कोई रिलेशन बना के चल रहा है या फिर कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है, वो है क्वेश्चन मार्क। सर ऑडिटर इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऑडिटर जो है ना कंपनी के अकाउंट्स देखता है। अब कंपनी अपना जो पैसा है वो कैसे यूटिलाइज कर रहा है वो ऑडिटर ऑडिट करता है, वो ऑडिटर जो है ध्यान रखता है इस बात का। ठीक है, और अगर कंपनी के साथ कोई अच्छा खासा रिलेशन उसको हो जाए, कोई प्रॉफिटेबल पिक्यूनरी रिलेशनशिप हो जाए, पिक्यूनरी रिलेशनशिप मतलब पैसे का रिलेशनशिप अगर हो जाए कंपनी के साथ, अदर देन हिज रेम्यूनरेशन, उसके सैलरी के अलावा किसी और प्रकार का अगर पैसे का लेन देन हो जाए कंपनी के साथ, पिक्यूनरी रिलेशनशिप डेवलप हो जाए कंपनी के साथ, तो ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। कंपनी जो है ऑडिटर को पैसा खिला के जो है उल्टा सीधा ऑडिट रिपोर्ट बना सकता है, जो कंपनी को, कंपनी के शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए एक ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में। एंड उसी के साथ साथ इसीलिए हम लोग ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं एंड उसको निकालते भी है। निकालने का भी प्रोसीजर है, बहुत कुछ है जो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। क्या देखेंगे बताओ? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स मतलब ऑडिटर्स को अपॉइंट करना। ये कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, यहाँ पे क्या कहा गया है सर? अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर। अच्छा, फर्स्ट ऑडिटर मतलब पहला कंपनी है, अब इस कंपनी में एक पहला ऑडिटर आएगा, नया ऑडिटर आएगा, नया कंपनी है, कंपनी का सबसे पहला ऑडिटर। जैसे आपका हर इंसान का एक सबसे पहला प्यार होता है, वैसे ही सबसे पहला ऑडिटर जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो क्या कहा गया है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट अपॉइंट एन ऑडिटर विद इन 30 days ऑफ द कंपनीज रजिस्ट्रेशन। जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाए कि भैया हाँ कंपनी रजिस्टर हो चुका है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको कंपनी के में सबसे पहला ऑडिटर जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको कंपनी में सबसे पहला ऑडिटर जो है वो अपॉइंट करना होगा। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा देखो उसके बाद, if the board fails to appoint members, appoint at an extraordinary general meeting within 90 days। अगर बोर्ड अपॉइंट ना कर पाए विदिन 30 days, अगर बोर्ड अपॉइंट ना कर पाए विदिन 30 days, अगर 30 days के अंदर अंदर बोर्ड अपॉइंट ना कर पाए तो कौन अपॉइंट करेगा? कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंट करेगा बाय दी मेंबर्स अपॉइंट करेगा विदिन 90 days। याद रखना है। अब ये 90 days कहाँ से काउंट हो रहा है? जिस दिन से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उस दिन से काउंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? 90 days के अंदर अंदर क्या होगा बताओ? अपॉइंट किया जाएगा। कौन? क्या बताओ ना? फर्स्ट ऑडिटर। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ। फिर देखो द फर्स्ट ऑडिटर क्या बोले, देखो द फर्स्ट ऑडिटर होल्ड्स ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो कंपनी में सबसे पहला ऑडिटर जो रहेगा वो क्या करेगा? वो ऑफिस कब तक बैठेगा? ऑफिस में वो ऑफिस में बैठेगा टिल दी कंक्लूजन, याद रखना, टिल दी कंक्लूजन ऑफ दी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, कंपनी का एजीएम। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि पकड़ लो, अगर 2021 से लेकर 2022
ये एक फिनेंशियल ईयर है, ये फर्स्ट फिनेंशियल ईयर है किसी भी कंपनी का। कंपनी पकड़ लो एस लिमिटेड, इसका पहला कंपनी है, पहला फिनेंशियल ईयर है। तो एनुअल जनरल मीटिंग कब होता है? नेक्स्ट ईयर में होगा ना एनुअल जनरल मीटिंग। समझ में आ रहा है? 2021 से लेकर 2022 का एक फिनेंशियल ईयर हुआ, तो 2022 को ही होगा ना तुम्हारा एनुअल जनरल मीटिंग। समझ में आ रहा है? तो ये एनुअल जनरल मीटिंग कब होता है वो हम लोग सेक्शन 96 में देखेंगे। ठीक है, सेक्शन 96 में देखेंगे, और अगर आप लोगों ने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब होता है? जब तुम्हारा फर्स्ट फिनेंशियल ईयर ख़त्म होके नेक्स्ट में अब तुम जाते हो, तब तुम्हारा एजीएम होता है। तो जो आपकी कंपनी का पहला एजीएम होगा ना, उसमें तुमको क्या करना है? अपने ऑडिटर को रखना है। उसके बाद क्या करना है सर? फर्स्ट एजीएम में हम लोग दोबारा से ऑडिटर इलेक्ट करेंगे। क्या बताओ? दोबारा से ऑडिटर इलेक्ट करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर। क्या कहते हैं? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑडिटर, इसलिए हम लोग सिर्फ फर्स्ट ऑडिटर के प्रोविजंस तक सीमित हैं। उसके बाद हम लोग सब्सिक्वेंट ऑडिटर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इतना याद रखना, जो पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है कंपनी में, वो बोर्ड अपॉइंट करता है 30 दिन के अंदर अंदर, इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर, रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर उसको अपॉइंट किया जाता है। अगर नहीं किया तो मेंबर्स अपॉइंट करता है विद इन 90 डेज। विद इन कितना बताओ? 90 डेज। विद इन 90 डेज, विद इन 90 डेज, विद इन 90 डेज हम लोग अपॉइंट करेंगे। कौन? मेंबर्स। ठीक है, और ये फर्स्ट ऑडिटर कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। जब तक एनुअल जनरल मीटिंग का कंक्लूजन ना हो जाए तब तक तुमको बैठना है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। क्या बताओ? अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। क्या? सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, इसका मतलब क्या होता है सर? सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का मतलब ये होता है वो ऑडिटर जो फर्स्ट ऑडिटर के बाद आता है। जो फर्स्ट ऑडिटर के बाद आता है सेकंड ऑडिटर, उसको कहा जाता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। क्या ये समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑडिटर के बाद जो सेकंड ऑडिटर आता है उसको कहा जाता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अब सेकंड के बाद जो थर्ड आएगा उसको भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहेंगे हम लोग। एक के बाद एक जो ऑडिटर्स आता जाएगा उसको हम लोग सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहते जाएंगे। अच्छा, प्रोविज़न क्या है सर? दिखाओ। प्रोविज़न ये है कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर हम लोग कब अपॉइंट करेंगे? सिंपल बात है, जब ये पहला फर्स्ट ऑडिटर छोड़ के चला जाएगा तब ना जाके हम लोग सेकंड ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑडिटर कब छोड़ के जा रहा है? फर्स्ट ऑडिटर छोड़ के जा रहा है उसके फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग पे। तो जिस दिन वो ऑडिटर छोड़ के जा रहा है अपने एनुअल जनरल मीटिंग पे, उसी दिन हम लोग सेकंड ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। बताओ क्या? उसी दिन हम लोग सेकंड ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड विच इज नोन एज द सब्सिक्वेंट ऑडिटर। क्या ये समझ में आ रहा है? उसके बाद द ऑडिटर होल्ड्स ऑफिस। कितना दिन बैठेगा? द ऑडिटर होल्ड ऑफिस फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। देखो, एक ऑडिटर का टर्म जो है ना, वो हमेशा जो है 5 ईयर्स का होता है। ठीक है, 5 ईयर्स का होता है। अब यहाँ पे है 6th एनुअल जनरल मीटिंग। क्यों? अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एनुअल जनरल मीटिंग। क्यों? क्योंकि सर ये फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है ना? सिक्स्थ कितना साल हो रहा है? 1 2 3 4 5। अब समझ में आ रहा है? एक ऑडिटर कितना साल बैठेगा? 5 साल, मैक्सिमम 5 साल। सर क्या वो एडिशनल और 5 साल बैठ सकता है? हाँ, लेकिन वो हम लोग आगे जाकर देखेंगे कैसे क्या होता है वो। क्या ये समझ में आ रहा है? द ऑडिटर होल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर्स। कितने साल के लिए? 6 ईयर्स। क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हुआ है, ठीक है, वहाँ से काउंट करेंगे। तो 6th ईयर में जाके उसका ख़त्म होगा टेन्योर। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, देयर आफ्टर अ न्यू ऑडिटर इज अपॉइंटेड एवरी 6 ईयर्स। तो देयर आफ्टर अ न्यू ऑडिटर इज अपॉइंटेड एवरी 6 ईयर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ये क्यों सर 6 ईयर क्यों? सर आपने तो कहा तब 5 साल होता है एक ऑडिटर का टाइम पीरियड। मैं फिर से बता रहा हूँ 6 ईयर यहाँ पे इसलिए है क्योंकि अगर पकड़ लो इस 6th ईयर में उसने सेकेंड ऑडिटर जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है
ये सेकंड ऑडिटर आया ऑफिस में, 6th 7th ईयर, अब यहाँ से 5 काउंट करेंगे, 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये जो 6th देखो 6 to 7 ईयर है ना, इसको तो 1 साल पकड़ेंगे ना, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, तो 5 ईयर कहाँ पर है, तो 5 ईयर होगा 11th ईयर में, तो ये 5 ईयर, समझ में आ रहा है। तो 5 साल बैठेगा कौन, ऑडिटर। ऑडिटर कितना साल बैठेगा, 5 साल, इसलिए हमको काउंट करना होगा 6 ईयर्स, समझ में आ रहा है ना, 6 to 7 7 to 8 8 to 9 9 to 10, ये समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है भैया, इतना तो तुम ब्रिलियंट हो भैया, ऐसे बात मत करो कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ तो नहीं हो ना, ब्रिलियंट तो भाई इतना तो, कम ऑन यार, कम ऑन, थोड़ा स्टैंडर्ड रखो, अपने एजुकेशन का कुछ स्टैंडर्ड रखते हैं भाई मेरे, बहुत ब्यूटीफुली मैंने समझा यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ईजी है भाई मेरे। अच्छा सुनो एक चीज़, अगर समझ में नहीं आ रहा है एक बार रिपीट देख लेना, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी डाउट में, सर पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई जैसे कर रहे हो वैसे ही करो, इसको जो है ना जितना बार तुम रिवाइज करोगे उतना बार दिमाग में घुसेगा। देखो स्टोरी बनाओ दिमाग में हमेशा स्टोरी बनाना है कि भैया एक बंदा आ रहा है ऑडिटर, वो कितना साल बैठता है ना, ऐसा तो ये मैथमेटिक्स तो है नहीं कि तुम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं कर पा रहे हो। हाँ जी, तुम किसी भी फील्ड में हो, तुम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर पा रहे हो ना वो चीज़, क्या यूज़ कर पा रहे हो, ये तुम्हारा ये ऑडिटर, तुम साइंस बैकग्राउंड से हो जाओ, कॉमर्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो जाओ, कंपनी में ऑडिटर आता है कि नहीं आता, इंसान ही तो है, तो उसके बारे में तुम सीख रहे हो, तो दिमाग में पिक्चर करो ना, दिमाग में पिक्चर बनाओ, दिमाग में ऐसा बनाओ कि भैया ऑडिटर आ रहा है, कितना दिन बैठ रहा है, 5 साल बैठ रहा है, 5 साल के लिए अपने को 6 साल लिखना होता है, ये ऐसे स्टोरी बनाओ दिमाग में, समझ में आ रहा है। हाँ जी, उसके बाद क्या वो निकल जाता है, नहीं निकलता है, उसको ढीठ है, उसको वो बैठ के रखता है, कैसे बैठ कर वो आगे जाके हम लोग देखेंगे। तो इतना समझ में आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये दिमाग में ना आ नहीं रहा है, दिमाग में बैठ नहीं रहा है। सर दिमाग में बैठेगा तभी जब तुम बार बार करोगे। अगर तुम बहुत ज़्यादा लूज एंड वीक स्टूडेंट हो तो इसको बार बार रिपीट करना है, बहुत बार रिपीट करना है, तब जाके दिमाग में रिटेन हो पाएगा। अगर रिटेन नहीं हो पा रहा है इसका मतलब रिवीजन इनफ नहीं है। रिवीजन इनफ हो जाए तो अपने आप रिटेन हो जाएगा। तुम मुझसे मत पूछो कि सर ये रिटेन क्यों नहीं हो रहा है, ये रिटेन इसलिए नहीं हो रहा है तुमने इनफ रिवीजन नहीं डाला है जो तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाए। अगर दिमाग में बैठने लग जाए याद रखना कि रिवीजन इनफ हो रहा है, और अगर दिमाग में बैठ नहीं रहा है इसका मतलब याद रखना कि रिवीजन इनफ नहीं हो रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? चलो आगे देखेंगे हम लोग। ये डायग्राम है, ये चार्ट है। अपॉइंटमेंट ऑफ बताओ ना भाई मेरे, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। क्या बताओ? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? 30 डेज समझ में आ रहा है? 30 डेज कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड। अगर बोर्ड कामचोर है या फिर बोर्ड बहुत ज़्यादा व्यस्त है, बोर्ड के पास टाइम नहीं मिला अपॉइंट करने के लिए, तो कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर। कितने दिन के अंदर? 90 डेज। अगर बोर्ड फेल हो गया तो जाके सब्सिक्वेंट ऑडिटर क्या करेगा? अपॉइंट होगा। कब? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में होल्ड करेगा ऑफिस फॉर 6 ईयर। न्यू ऑडिटर कब आएगा? एवरी 6th ईयर बाद आता रहेगा न्यू ऑडिटर। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। एक चीज़ देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इफ़ एट एनी एनुअल जनरल मीटिंग नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड। अगर एनुअल जनरल मीटिंग हुआ, ऑडिटर ही अपॉइंट नहीं हुआ और अपॉइंटेड या फिर रीअपॉइंटेड नहीं हुआ, तो सर इसका डिफरेंस क्या है? अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड का मतलब है सेम ऑडिटर को दोबारा से अपॉइंट करना 5 साल के लिए, तो वो हो जाता है रीअपॉइंटमेंट। समझ में आ रहा है? तो अपॉइंटमेंट हुआ या फिर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, रीअपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ, तो अगर रीअपॉइंटमेंट कुछ भी नहीं हुआ तो जो सेम एग्जिस्टिंग ऑडिटर था ना वही कंटिन्यू करेगा टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। सर लेकिन कंपनी लॉ में तो रूल है ना सर, ये अपॉइंटमेंट तो जरूरी है, अपॉइंटमेंट तो मस्ट है कि यू हैव टू अपॉइंट, ये ऑप्शनल नहीं है, ये तो मस्ट है। लेकिन कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ गया जिसके कारण वर्ष अपॉइंट नहीं हो पाया, तो फटाफट तुमको जो करंट ऑडिटर है वही चलेगा। ठीक है, वो फिर से 5 साल के लिए नहीं, फिर से 5 साल के लिए वो नहीं बैठेगा। ये जो अपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ, रीअपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ, ये ऑडिटर जो करंट ऑडिटर है वही चल रहा है।
ऐसा नहीं हो सकता। वो जो ऑडिटर चल रहा है वो 1-2 दिन के लिए चलेगा, जब तक कि ना नेक्स्ट मीटिंग में आप लोग ऑडिटर को अपॉइंट कर लो। समझ में आ रहा है? क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कि किस प्रकार से सिलेक्ट होता है एंड ऑडिटर अपॉइंट होता है। कंपनी जिसमें ऑडिट कमिटी है, कंपनी जिसमें ऑडिट कमेटी है वो कैसे अपॉइंट करेंगे। दूसरा, कंपनी जिसमें ऑडिट कमेटी नहीं है वो कैसे अपॉइंट करेंगे। ठीक है, टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट क्या रहेगा, टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट क्या रहेगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो हम लोग देख रहे हैं ऑडिट कमेटी, ये देखो टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, अच्छा, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना कि ऑडिट कमेटी, इसका अलग से एक चैप्टर है जहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज़। ठीक है, तो कौन से कंपनी में ऑडिट कमेटी लागू होता है वो भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन इस चैप्टर में नहीं। कौन से कंपनी में, फिर से बताओ, कौन से कंपनी में ऑडिट कमेटी चाहिए एंड कौन से कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं चाहिए, वो चीज़ हम लोग दूसरे चैप्टर में सीखेंगे, इस चैप्टर में नहीं। इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे अगर आपके कंपनी में ऑडिट कमेटी लागू हो रहा है, अगर आपके कंपनी में ऑडिट कमेटी लागू नहीं हो रहा है, तो दोनों केसेस में हम लोग कैसे अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल स्टेप है, देखेंगे हम लोग। देखो भाई मेरे, द कमिटी considers the qualification and experience of potential auditors and their sustainability for the company's size and need। सबसे पहले देखेंगे कि भैया जो ऑडिटर हम लोग अपॉइंट करने जा रहे हैं उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, कंपनी की नीड एंड साइज के हिसाब से वो करेक्ट है कि नहीं। फिर देखो, दे कंसिडर एनी ऑनगोइंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट केसेस अगेंस्ट द ऑडिटर। ऑल्सो ऑडिट कमिटी जो है ना वो क्या कंसिडर करेगा, क्या आपके अगेंस्ट कोई करंट केसेस चल रहे हैं कि नहीं। आप एक ऑडिटर हो, आपको हम लोग अपॉइंट करना चाहते हैं, अपॉइंट करने से पहले हम लोग देखेंगे क्या आपके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का मिसकंडक्ट के केस या फिर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के केस जो है वो जा रहे हैं कि नहीं, वो चल रहे हैं कि नहीं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब होता है आप अपने प्रोफेशन को जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किए, फ्रॉड वगैरह करके रख दिए एंड आपके ऊपर केस वगैरह चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो वो हम लोग देखेंगे ऑब्वियसली। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे दे कैन रिक्वेस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑडिटर, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वो ऑडिट कमेटी मांग सकता है ऑडिटर से। फिर देखो, द कमिटी रिकमेंड्स एन ऑडिटर टू द बोर्ड। कौन सा कमेटी? ये ऑडिट कमेटी जो है, ये ऑडिट कमेटी जो है वो रिकमेंड करेगा ऑडिटर किसको अपॉइंट रिकमेंड करेगा, बोर्ड को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ये जो बोर्ड मैं कह रहा हूँ ना वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, समझ में, जो कंपनी चलाते, कंपनी के डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको रेकमेंड करेगा, उनको क्या करेगा, रेकमेंड करेगा कि भैया हमारे पास एक बहुत अच्छा जो है ऑडिटर मिला है, आप अगर चाहो तो इस ऑडिटर को ले सकते हो, रख सकते हो। समझ में आ रहा है? उसके बाद द बोर्ड कैन अप्रूव और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन प्रोवाइडिंग रीजंस फॉर द डिसअग्रीमेंट। बोर्ड के पास ऑप्शन है कि वो या तो रिजेक्ट कर देगा उस अपॉइंटमेंट को या फिर वो अप्रूव कर देगा अपॉइंटमेंट को, ये बोर्ड के ऊपर मर्जी है। फिर देखो, इफ द कमिटी रिफ्यूजेस टू रिकंसिडर द बोर्ड रिकॉर्ड्स इट्स डिसएग्रीमेंट एंड सेंड इट्स ओन रिकमेंडेशन टू द शेयर होल्डर। इसका मतलब ये होता है कि देखो, कमिटी ने, ये जो ऑडिट कमिटी है ना, ये जो ऑडिट कमिटी है, इनका ड्यूटी है कि भैया एक अच्छा ऑडिटर ढूंढ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भेजना। देखो, ये जो ऑडिट कमिटी है ना, ऑडिट कमिटी है, ये जो ऑडिट कमिटी है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक अच्छा गुड ऑडिटर भेजेगा। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मर्जी है, कि क्या वो ये गुड ऑडिटर जो भेजा है, किसने भेजा है बताओ ना, भेजा है बाय दी ऑडिट कमिटी, कि वो रखे या कैंसिल कर दे। अगर रख रहा है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोर्ड जो है वो फिर इसी गुड ऑडिटर का रिकमेंडेशन जो है शेयर होल्डर्स को भेजेगा।
किसको भेजेगा? शेयर होल्डर्स को भेजेगा। बोलेगा बहुत अच्छा कैंडिडेट है, इसको आप चुन सकते हो एज अ ऑडिटर। अब ये शेयर होल्डर जो है वो डिसाइड करेंगे क्या ये ऑडिटर रखेंगे या ना रखें। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, ये गुड ऑडिटर समझ में आ रहा है? अच्छा, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पसंद ना आए इस ऑडिटर को, जो जो ऑडिट कमेटी ने रिकमेंड किया वो पसंद ना आए, तो क्या होगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर से दोबारा ऑडिट कमेटी को कहेगा कि रिकंसिडर करो अपनी चॉइस को, रिकंसिडर करो अपने चॉइसेस को। क्या करो बताओ? हाँ जी, रिकंसिडर करो, रिकंसिडर करो। जो तुमने भेजा है ना उसको रिकंसिडर करो, दोबारा भेजो, अच्छा वाला भेजो। और अगर ऑडिट कमेटी कहते हैं मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो था मैंने भेज दिया, तो बोर्ड अपनी मर्जी से उसको जो ठीक लगे वो एक ऑडिटर को चुनेगा। बोर्ड अपने मर्जी से जो ऑडिटर ठीक लगे उसको वो ऑडिटर को चुनेगा और अपने शेयर होल्डर्स को के पास भेज देगा फॉर अपॉइंटमेंट। समझ में आ रहा है? अब शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे इसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। क्या इतना समझ में आ रहा है? तो डिफिकल्ट तो है नहीं, ईजी है। देखो, एंड सेंड इट्स ओन रिकमेंडेशन टू द शेयर होल्डर। इफ द कमिटी रिफ्यूजेस टू रिकंसिडर, तो क्या करेगा बोर्ड? बोर्ड रिकॉर्ड करेगा डिसएग्रीमेंट को एंड सेंड इट्स ओन रिकमेंडेशन टू द शेयर होल्डर। सेंड इट्स ओन रिकमेंडेशन टू द शेयर होल्डर। फिर से बताओ, सेंड इट्स ओन रिकमेंडेशन टू द शेयर होल्डर। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शेयर होल्डर्स वोट ऑन द ऑडिटर एट द एजीएम। ऑब्वियसली लास्ट स्टेप जो है, ये हम लोग क्या देख रहे हैं? स्टेप देख रहे हैं ना, प्रोसीजर देख रहे हैं, प्रोसीजर देख रहे हैं ना। तो लास्ट स्टेप क्या रहेगा? लास्ट स्टेप ये रहेगा कि भैया ऑडिटर जो है एजीएम में चुना जाएगा बाय दी शेयर होल्डर्स, बाय दी शेयर होल्डर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग कंपनीज विदाउट अ ऑडिट कमिटी। देखो, कंपनी जहाँ पे ऑडिट कमिटी नहीं है वो सिंपल है। द बोर्ड फॉलोज द सेम स्टेप एज अबव। ऊपर में जो बोर्ड का स्टेप है वो सेम स्टेप रहेगा, बट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑडिट कमिटी। तो बोर्ड का स्टेप क्या है? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया, ऑडिट कमेटी नहीं लगता इस कंपनी के ऊपर, तो वो कैसे सिलेक्ट करेगा अपने ऑडिटर को? सिंपल चीज़ है, बोर्ड है वो रेकमेंड करेगा किसको? अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स को क्या रेकमेंड करेगा? एक ऑडिटर। और यही शेयर होल्डर एजीएम में इस ऑडिटर का या तो यस बोलेगा या तो नो, मतलब या तो इसको चुनेगा या तो नहीं चुनेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये सिंपल स्टेप है जो ऊपर में हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आगे देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग क्या देखेंगे? टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट। टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, द अपॉइंटेड ऑडिटर होल्ड्स ऑफिस फॉर 6 years स्टार्टिंग फ्रॉम द एजीएम वेयर दे आर अपॉइंटेड। ये तो हम लोगों ने आगे देखा है। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड नोटिस टू रजिस्ट्रार। कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड नोटिस टू रजिस्ट्रार। ठीक है, अच्छा, नोटिस टू रजिस्ट्रार मतलब क्या? ये टॉपिक सबसे पहले समझते हैं। कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट, तुमको जो हम अपॉइंट करेंगे कौन से कंडीशंस में अपॉइंट करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको अपॉइंट करने के लिए, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम नोटिस भेजना है रजिस्ट्रार को। कैसा नोटिस? कि भैया अपने को ये ऑर्डर पसंद है और हम लोग इस ऑर्डर को चुन रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं फटाफट, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, फटाफट खत्म कर लेंगे। देखो द रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटिंग एन ऑडिटर इन कंपनी एज पर रूल 4 ऑफ द कंपनीज ऑडिटर्स रूल्स 2014। देखो क्या बोले, बिफोर अपॉइंटमेंट क्या करना है? रिटन कंसेंट लेना है। किससे? कंपनी मस्ट ऑब्टेन द ऑडिटर्स रिटन कंसेंट फॉर द अपॉइंटमेंट। अगर कंपनी ऑडिटर के रिटन कंसेंट के बिना ऑडिटर को चुन रहा है तो वो इनवैलिड है। ऑडिटर रिटन कंसेंट देगा कि हाँ मैं आपकी कंपनी में एज अ ऑडिटर बैठना चाहता हूँ। फिर देखो ऑडिटर्स सर्टिफिकेट, क्या क्या रिक्वायरमेंट है? देखो, द अपॉइंटेड ऑडिटर मस्ट सबमिट ए सर्टिफिकेट कन्फर्मिंग द फॉलोइंग। एक सर्टिफिकेट भेजेगा। कौन? अपना ऑडिटर। क्या सर्टिफिकेट? क्या लिखा होगा सर्टिफिकेट में? सबसे पहले एलिजिबिलिटी, उसके बाद टर्म, उसके बाद लिमिट, उसके बाद प्रोफेशनल कंडक्ट, सेक्शन 141 कंप्लायंस। सेक्शन 141 कंप्लायंस को हम लोग कहते हैं छी वाला काम। छी मतलब वो काम जो ऑडिटर कर नहीं सकता। अपने ऑडिटर के लिए वो बहुत छोटा काम है, वो काम कर नहीं सकता ऑडिटर। समझ में आ रहा है? वो हम लोग आगे जाकर देखेंगे।
अच्छा, ऑडिटर सर्टिफिकेट में क्या क्या है पहले अच्छे से देख लेंगे एक बार। देखो, एलिजिबिलिटी में क्या देखेंगे, दे आर एलिजिबल एंड नॉट डिसक्वालीफाइड। उसके सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि भैया हम एलिजिबल है, हम डिसक्वालीफाइड नहीं है फॉर द अपॉइंटमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट एंड देयर एसोसिएटेड रूल्स। ठीक है, वो अपना एलिजिबिलिटी पहले से बता देगा। भाई मेरी कंपनी जो है रिस्क नहीं लेगा, कंपनी ऐसा ब्लंडर करेगा ही नहीं कि भैया विदाउट एनी सर्टिफिकेट ऑडिटर को रख ले। ऑडिटर अपने आप से एक सर्टिफिकेट देगा, बोलेगा कि भैया हम एलिजिबल है। टर्म लिखा होगा, द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट एडहर्स टू द टर्म लिमिट स्पेसिफाइड इन द कंपनीज एक्ट। उसमें टर्म लिमिट भी लिखा होगा कि भैया कितने टर्म के लिए हमको बैठना है। ठीक है, फिर देखो लिमिट, द अपॉइंटेड फॉल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कंपनीज एक्ट और एनी रिलेवेंट अथॉरिटी। मतलब एक ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए जो लिमिट्स लिखा होगा कंपनीज एक्ट में, उसके हिसाब से तुम परफेक्ट हो। नेक्स्ट है प्रोफेशनल कंडक्ट, दे डिस्क्लोज एनी ऑनगोइंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर तुम्हारे ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है तो तुमको डिस्क्लोज करना है इसी सर्टिफिकेट में। प्रोसीडिंग अगेंस्ट देमसेल्फ, देयर फर्म और एनी पार्टनर इन द फर्म, द लिस्ट प्रोवाइडेड मस्ट बी एक्यूरेट। इस बात का ध्यान रखना कि तुम या तो एक अपने आप ही एक खुद ऑडिटर हो, या तो तुम्हारा एक फर्म है, फर्म में बहुत सारे ऑडिटर्स हैं, तो तुमसे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके ऊपर भी अगर कोई भी किसी प्रकार का केस चल रहा है, तुम्हारे फर्म के ऊपर केस चल रहा है, तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है, सब कुछ जो है डिटेल में बताना होगा, पहले से डिस्क्लोजर देना होगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद है लास्ट सेक्शन 141, द सर्टिफिकेट ऑल्सो कन्फर्म्स वेदर द ऑडिटर मेट द क्राइटेरिया आउटलाइन इन सेक्शन 141, कि अपने 141 वाला क्राइटेरिया तुमने फॉलो किया है कि नहीं, वो लिखा होगा इस सर्टिफिकेट में। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, आगे देखेंगे। ये कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है कि द कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न्ड ऑफ हिज और इट्स अपॉइंटमेंट एंड ऑल्सो फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द रजिस्ट्रार in the form ADT1 within 15 days of the meeting in which the auditor is appointed। याद रखना, 15 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही तुम अपॉइंट हो जाओ, 15 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर कंपनी जो है उसको भेजना होगा। शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न्ड ऑफिस और इट्स अपॉइंटमेंट एंड ऑल्सो फाइल ए नोटिस। कौन नोटिस फाइल करेगा? कंपनी नोटिस फाइल करेगा रजिस्ट्रार को कि भैया ऑडिटर हम लोगों ने रख लिया है, और ये कौन सा फॉर्म में बताएगा रजिस्ट्रार को? ADT1। समझ में आ रहा है? ADT1 फॉर्म नंबर को बहुत अच्छे से याद करके रखना होगा। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रखेंगे, 30 मिनट्स का क्लास करेंगे, जो जैसे आपको बोरिंग फील ना हो। ठीक है, 30 मिनट्स में पूरा कंप्लीट कर लेंगे जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो पाए। तो आज के वीडियो में इतना ही भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।